स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है आओ मिलकर पढ़ें। हमने उत्तराखंड की सीरीज भी आरंभ की है जिसमें हम आपको कुमाऊं के राजवंश चंद्रवंश के बारे में बता रहे हैं। पहले भाग में हम आपको चंद्रवंश की कुछ जानकारी दे चुके हैं। आज हम आपके लिए दूसरा भाग लेकर आए हैं जिसमें हम चंद्रवंश की संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। भाग एक में अभी तक हमने जाना है दोस्तों कि सोमचंद्र चंद्रवंश का संस्थापक था जिसकी शासन व्यवस्था जाति आधारित थी। उसके द्वारा चंपावत में राजबुंगा किले का निर्माण किया गया था और पंचायती राज व्यवस्था का जनक भी इसे ही कहा जाता है। अन्य शासकों में जो महत्वपूर्ण हमने पढ़े थे वो था इंद्रचंद्र जिसने चंपावत में रेशम कारखाने की स्थापना की थी। और एक अन्य शासक के बारे में भी हमने जाना था जो अभी तक के पढ़े गए शासकों में सबसे प्रतापी था, वो था गरुड़ ज्ञानचंद्र जिसे गरुड़ की उपाधि तुगलक वंश द्वारा दी गई थी। और अंतिम शासक जो हमने भाग एक में जाना था वो था उधान चंद्र। उधान चंद्र द्वारा ये कहा जाता है कि चंपावत में बालेश्वर मंदिर का निर्माण किया गया था। अब बात करते हैं अगले महत्वपूर्ण शासक की जिसका नाम है भारती चंद्र। भारती चंद्र वो पहला शासक था जिसने डोटी के राजाओं को टैक्स देने से मना कर दिया। इतना ही नहीं, उसने डोटी राज्य में आक्रमण भी कर दिया। तब डोटी के शासक हुआ करते थे जयमल, जबकि डोटी की ही एक अन्य शाखा सोर में शासन कर रही थी जिसके राजा थे विजयमल और सिरा को देख रहे थे संसारमल। इन सभी डोटी राजाओं के साथ भारती चंद्र ने 12 वर्षों तक युद्ध किया और इन सभी क्षेत्रों को जीत लिया। भारती चंद्र द्वारा एक प्रथा भी आरंभ की गई जिसे कट्टकाली प्रथा कहते हैं। कट्टकाली प्रथा गंदी प्रथा थी ये कह सकते हैं क्योंकि इसमें औरतों को बगैर विवाह के घर में रखने की इजाजत थी। इससे जो संतान पैदा हुई उसे नायक जाति कहा गया। बाद में हम जानेंगे कि 1919 में नायक सुधार समिति भी बनी थी नैनीताल में। भारती चंद्र के बाद उसका पुत्र रत्नचंद्र गद्दी पर बैठा जिसका कार्यकाल है 1450 से 1488 तक। ये अपने पिता की तरह योग्य तो नहीं था जिसके चलते डोटी सोर सिरा के राजाओं ने विद्रोह कर दिया। अब इसने इस विद्रोह को दबाने के लिए एक नीति अपनाई, वो है वैवाहिक नीति। यानी इसने इनके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए। इसके द्वारा जो महत्वपूर्ण कार्य किए गए वो है जागेश्वर धाम के लिए भूमि दान दी गई, वहां अनेक मंदिरों का निर्माण कराया गया। खुद भी ये जागेश्वर धाम की यात्रा पर गया था। और इसके द्वारा एग्जाम की दृष्टि से जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया गया वो है कुमाऊं में पहली बार भूमि बंदोबस्त। रत्नचंद्र के बाद उसका पुत्र कीर्तिचंद्र सत्ता पर बैठा जिसका कार्यकाल है 1488 से 1503 तक। ये भी डोटी के संघर्ष में उलझा रहा। डोटी के राजाओं से इसके भी संबंध बेहतर नहीं थे, लेकिन इसके द्वारा कई अन्य प्रदेशों को या यूं कहें कि अन्य क्षेत्रों को भी जीता गया जिसमें बालेश्वर, बारामंडल, खगमारा कोट और फलदा कोट इसने विजित कर लिए थे और पाली पछाऊ भी इसके द्वारा जीत लिया गया था। बात करें अगले शासक की तो उसका नाम है भीष्मचंद्र। भीष्मचंद्र का कार्यकाल 1505 से 1560 तक रहा, जबकि परीक्षावाणी में ये कार्यकाल 1530 के आसपास माना जाता है। अब बात करें इसने कार्य क्या क्या महत्वपूर्ण किए तो इसके द्वारा जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया गया वो चंपावत से अपनी राजधानी हटाकर खगमरा कोट में स्थापित कर दी गई। इसीलिए अल्मोड़ा में खगमरा किले का निर्माण भी भीष्मचंद्र द्वारा किया गया था। इसके समय मुगल शासक में भी कुछ परिवर्तन हुए। हुमायूं को सत्ता से बाहर होना पड़ा और सूरवंश की स्थापना हुई थी। सूरवंश की स्थापना शेरशाह सूरी ने की थी। इसी के शासनकाल में उसका एक सेना नायक ख्वास खां इसकी शरण में भी आया था। भीष्मचंद्र की बात करें तो उसकी हत्या रामगढ़ के सरदार ने कर दी थी।
भीष्मचंद्र के बाद सत्ता में जो बैठा उसका नाम है बालो कल्याण चंद्र। बालो कल्याण चंद्र का कार्यकाल 1560 से 1568 तक रहा। ये भीष्मचंद्र का कोई वैधानिक पुत्र नहीं था। इसके द्वारा अल्मोड़ा नगर की स्थापना की गई, या कई बार एग्जामों में पूछा जाता है अल्मोड़ा को पूरी तरह से राजधानी किसने बनाया, तो वो बालो कल्याण चंद्र के समय बनकर निर्मित हुई। इसके द्वारा गंगोली, जो सरयू रामगंगा का क्षेत्र है, उसे भी जीत लिया गया। इसके द्वारा अल्मोड़ा में लाल मंडी किला का स्थापना किया गया था, जिसे हम फोर्ट म्योरा भी कहते हैं। और साथ ही साथ इसने तल्ला महल की भी स्थापना की थी, जो अल्मोड़ा में ही स्थित है। बात करें अगले शासक की, उसका नाम है रूपचंद्र। रूपचंद्र का कार्यकाल 1568 से 1597 तक रहा। इसके शासन के दौरान एक समस्या खड़ी हुई थी। लखनऊ के जो सूबेदार थे हुसैन खां, मुगलों द्वारा प्रांतों को जीतकर सूबेदार नियुक्त किए जाते थे। उसका नाम है हुसैन खां। हुसैन खां द्वारा कुमाऊं पर आक्रमण किया गया, जिसे भगाने के लिए जब रूपचंद्र ने प्रयास किए तो इससे मुगल नाराज हो गए। लेकिन रूपचंद्र ने अपनी सूझबूझ से दोनों को मना लिया और वो मुगलों के दरबार में जाकर अपने राज्य की रक्षा भी कर आया, और साथ ही साथ लखनऊ के सूबेदार हुसैन खां को भी पीछे हटना पड़ा। इसके द्वारा डोटियों से सीरा क्षेत्र भी जीता गया। इसका श्रेय सेनापति पुरुषपंत को जाता है। इसने अन्य जो महत्वपूर्ण कार्य किए वो हैं राजकीय खर्च पर युवकों को काशी भेजा, राज्य में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की, और सबसे महत्वपूर्ण है रुद्रपुर जिले की स्थापना भी रूपचंद्र द्वारा की गई। कुमाऊं की सत्ता पर रूपचंद्र के बाद उसका पुत्र लक्ष्मीचंद्र बैठा, जिसका कार्यकाल है 1597 से 1621 तक। इसके द्वारा गढ़वाल के राजवंश पवार राजवंश पर हमला किया गया, एक या दो बार नहीं, पूरे 8 बार। इसका कारण ये है कि उस वक्त गढ़वाल का जो शासक था उसका नाम है मानसा। किसी ने लक्ष्मीचंद्र को ये बताया कि मानसा तिब्बत से 1000 सोने के कलश जीत कर लाया है। उन कलशों के लालच में इसने 8 बार आक्रमण किया। हालांकि 7 आक्रमणों में हार गया, एक 8वां आक्रमण जीता। 8वें आक्रमण में जो इसका सेनापति था लक्ष्मीचंद्र का, जिसका नाम गैड़ा सिंह है, गैड़ा सिंह ने पवार राजवंश के सेना नायक खतड़वा को बंदी बनाया और उसकी हत्या कर दी। इसी के चलते हमारे यहाँ, या यूं कहें कुमाऊं के क्षेत्र में, खतड़वा त्यौहार मनाया जाता था या मनाया जाता है। लक्ष्मी चंद्र के बाद दिलीप चंद्र, तिमिल चंद्र, नारायण चंद्र और नीलू गोसाई के बीच सत्ता को लेकर संघर्ष आरंभ हो गया। दिलीप चंद्र 1621 से 1624 तक सत्ता पर बैठा, जिसकी टीबी के चलते मौत हो गई। इसके शासन के दौरान पंत और उपरेतियों ने विद्रोह कर दिया। इसके बाद शासक बैठा तिमिल चंद्र। तिमिल चंद्र जब सत्ता का संघर्ष चल रहा था दिलीप चंद्र के साथ, तो तब वो गढ़वाल भाग गया था। वहां के शासक श्याम शाह की मदद से गद्दी पर बैठा। इसका कार्यकाल है 1625 से 1638 तक। इसके रसोइया कर्ण कठायत ने ही इसे मार दिया था, ऐसा कहा जाता है। जबकि जो एक अगला शासक था नारायण चंद्र, वो नेपाल भाग गया। अब बचा नीलू गोसाई। नीलू गोसाई का पुत्र ही एक बहादुर राजा हुआ था, जिसका नाम है बाज बहादुर चंद्र। बात करें कुमाऊं वंश के सबसे प्रतापी राजा की, तो वो है बाज बहादुर चंद्र, जिसका वास्तविक नाम जो था वो था बाजा चंद्र। इसे अब बहादुर की उपाधि किसने दी, इस पर बात करते हैं। ये उपाधि इसे शाहजहां ने दी थी। क्यों दी थी? जब शाहजहां गद्दी पर बैठा तो उसने सभी राजाओं को अपने यहाँ निमंत्रण दिया था, लेकिन महीपति शाह जो गढ़वाल का शासक था वो निमंत्रण स्वीकार नहीं किया, जिसके चलते मुगलों ने गढ़वाल पर आक्रमण कर दिया। तब गढ़वाल की संरक्षिका हुआ करती थी कर्णावती। कर्णावती पर जब मुगलों ने आक्रमण किया तो उस वक्त बाज बहादुर ने
शाहजहां की सहायता की थी, जिसके चलते ही इसे जमींदार और बाज बहादुर कहा गया। उसी समय एक और घटना हुई। सुलेमान शिको, जो बाज बहादुर के यहाँ सबसे पहले शरण लेने आया था, उसे शरण देने से मना कर दिया। फिर वो पृथ्वीपति शाह के यहाँ शरण ले लिया था। ये बात अलग है कि बाद में मेदिनी शाह ने सुलेमान शिको को औरंगजेब को सौंप दिया था। औरंगजेब के कहने पर ही बाज बहादुर ने कुमाऊं पर जजिया कर लगाया था। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु बन सकता है एग्जाम की दृष्टि से। इसके द्वारा अन्य कर भी लगाए गए, जैसे सितबी कर, नमक कर आदि। ये स्वयं को नारायण भी कहता था। एक युद्ध भी इसने महत्वपूर्ण लड़ा था, वो है मनीला गढ़ का आक्रमण। मनीला गढ़ जो है ये अल्मोड़ा और पौड़ी गढ़वाल की सीमा पर है। यहाँ कत्यूरी शासक जो सीमित हो गए थे, अपना शासन चला रहे थे, इसने उसे भगा दिया। ये कत्यूरी शासक भागते हुए गढ़वाल पहुंचे, जहां इन्होंने अत्याचार करने शुरू कर दिए। इनके अत्याचार को रोका भूप सिंह गोलार ने। भूप सिंह गोलार जो था वो तीलू रौतेली का पति था। अब हम सब जानते हैं तीलू रौतेली को गढ़वाल की झांसी कहा जाता है। अब तीलू रौतेली का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 8 अगस्त 1661 को। इनकी माता का नाम था मैना देवी, पिता का नाम था भूप सिंह। कोई भूप सिंह पिता का नाम बताता है, कहीं किताबों में पति का नाम दिया है। और इनका जो घोड़ा था, एग्जाम की दृष्टि से ये प्रश्न आया भी हुआ है, उसका नाम बिंदुली था। अब जब इनके द्वारा आक्रमण किया गया गढ़वालियों पर, जो भाग कर गए थे कत्यूरी, तो उन्हें रोकने का कार्य तीलू रौतेली द्वारा ही किया गया था, जो उस वक्त वहाँ फेमस हुई। और उनके ही याद पर रणभूत कौथिक का मेला भी लगता है। तीलू रौतेली गुरिल्ला युद्ध प्रणाली अपनाती थी। अब वापस आते हैं बाज बहादुर पर। बाज बहादुर ने कटारमल के सूर्य मंदिर का जीर्णोद्धार भी कराया था। 1670 में कहते हैं इसके द्वारा तिब्बत पर भी आक्रमण किया गया था। इसने कई पदों का सृजन किया, जैसे पनेरू पद बनाया, फुलेरिया पद भी बनाया। बाद में अपने जीवन के अंतिम दिनों में बाज बहादुर एक अत्याचारी शासक बन गया, इसीलिए इसे बूढ़ा अत्याचारी राजा भी कहा जाता है। चलिए बात करते हैं अगले शासक की। अगले शासक हैं उद्धोत चंद्र। उद्धोत चंद्र का कार्यकाल 1678 से 1698 तक रहा। ये एक महत्वाकांक्षी राजा था, जिसने 1678 में गढ़वाल पर आक्रमण कर दिया। तब गढ़वाल का शासक फतेहपति शाह हुआ करता था। फतेहपति शाह ने टोडी के शासक देवपाल से सहायता मांगी और उसके साथ एक संधि की। लेकिन बधानगढ़ का युद्ध, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इस पर उद्धोत चंद्र की ही विजय हुई। 1679 में चांदपुर गढ़ पर भी उद्धोत चंद्र ने आक्रमण कर दिया। इसके बाद 1688 के आते आते एक रोचक घटना हुई, जिसमें खैरागढ़ी का युद्ध हुआ। इसमें डोटो जाति या डोटी जाति जो थी, वो चंद्रवंश से हार गई और अब डोटी जाति चंद्रवंश को टैक्स देने लगी। यानी कि अब उल्टा हो गया। जो पहले के शासक डोटी जाति को टैक्स देते थे, डोटी राजाओं को टैक्स देते थे, अब ये डोटी चंद्र राजाओं को टैक्स देने लगे। लेकिन 1698 के पास आते आते उद्धोत चंद्र का हृदय परिवर्तन हो गया। उसके द्वारा धार्मिक कार्य किए जाने लगे। उसने त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर बनाया, जो अल्मोड़ा में है। उसके द्वारा तल्ला महल बनाया गया, रंग महल बनाया गया। सोमेश्वर के छज्जे का निर्माण भी इसी उद्धोत चंद्र ने किया है। ज्ञानचंद्र को हम चंद्रवंश का एक अंतिम महान शासक कह सकते हैं, क्योंकि इसके बाद जो दो शासक हुए, उनके द्वारा अपनी सत्ता को भी बचाया ना जा सका। ज्ञानचंद्र का जो कार्यकाल रहा वो है 1698 से 1708 तक। इसके द्वारा औरंगजेब की सहायता से राजवंश, जो गढ़वाल का राजवंश है, पवार राजवंश के शासक फतेह शाह पर आक्रमण कर दिया गया। फतेह शाह 1703 में दुधौली के युद्ध में हार गया और श्रीनगर छोड़कर भाग गया। ज्ञानचंद्र ने श्रीनगर को एक ब्राह्मण को दान में दे दिया और वापस अल्मोड़ा लौट आया।
ज्ञानचंद्र द्वारा ही अल्मोड़ा में नंदा देवी मंदिर का निर्माण किया गया। मोहनचंद्र मोहनचंद्र का कार्यकाल 1777 से 1788 तक रहा। कहते हैं घर का भेदी लंका ढावे, यही कहावत यहाँ भी होगी। अब सुनिए, मोहनचंद्र का सेनापति था हर्षदेव जोशी, जिसे हम कुमाऊं का चाणक्य भी कहते हैं। ये बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट है एग्जाम की दृष्टि से। इसने गढ़वाल के शासक ललित शाह के साथ मिलकर अल्मोड़ा पर आक्रमण करवा दिया। ललित शाह ने अल्मोड़ा को जीतकर अपने पुत्र प्रद्युम्न शाह को प्रद्युम्न चंद्र के नाम से गद्दी पर बैठाया। लेकिन जब ललित शाह की मृत्यु हो गई 1786 में, तो प्रद्युम्न शाह वापस लौट गया और श्रीनगर की गद्दी पर बैठ गया और अल्मोड़ा की गद्दी दे गया हर्षदेव जोशी को। हर्षदेव जोशी को जब गद्दी मिली तो इसका लाभ उठाकर मोहनचंद्र ने दोबारा सत्ता प्राप्त कर ली। लेकिन 1788 में हर्षदेव जोशी द्वारा मोहनचंद्र की हत्या कर दी गई। महेंद्रचंद्र चंद्रवंश का अंतिम शासक है, जिसका कार्यकाल केवल 2 साल रहा, 1789 से 1790 तक। राजवंश का अंतिम शासक इसलिए हो गया क्योंकि हर्षदेव जोशी जो सेनापति था वो अत्यधिक महत्वाकांक्षी हो गया। अत्यधिक महत्वाकांक्षा पतन की ओर ले जाती है दोस्तों। हर्षदेव जोशी को जब मोहनचंद्र ने सत्ता से हटाया था तो उसके द्वारा मोहनचंद्र की हत्या कर दी गई। लेकिन महेंद्रचंद्र द्वारा हर्षदेव जोशी को श्रीनगर भगा दिया गया। श्रीनगर शरण के दौरान 1790 में हर्षदेव जोशी ने गोरखाओं को कुमाऊं पर आक्रमण करने का निमंत्रण दे दिया। इसी निमंत्रण के साथ हमारे कुमाऊं से जो वंश है चंद्रवंश, उसका समापन हो गया। हवलबाग के युद्ध में 1790 में महेंद्रचंद्र मारा गया और कुमाऊं में गोरखाओं का आधिपत्य स्थापित हो गया। अब गोरखाओं का शासन कैसा था ये हम अगले वीडियो में बात करेंगे और साथ ही साथ जानेंगे गढ़वाल के राजवंश पवार राजवंश के बारे में भी। चलते चलते देख लेते हैं कुमाऊं के चंद्रवंश की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी। बात करें प्रशासनिक व्यवस्था की तो चंद्रवंश की प्रशासनिक राजनीतिक व्यवस्था जाति पर आधारित थी, ये हम पहले भी बता चुके हैं। 4 बुड़ा बनाया गया जिसमें बोरा, कार्की, चौधरी, तड़ागी जातियों को रखा गया। ये सब बनाने का मीनिंग ये है या बनाने का कार्य इसलिए किया गया ताकि कोई भी जाति विद्रोह ना करे, सब संतुलित रहें। और 4 चौथानी ब्राह्मण भी बनाए गए जिसमें देवलिया जाति, सेमल्टिया जाति, पांडे और तिवारी जाति रखी गई। जबकि 5 थोक के अंतर्गत मेहरा, फर्तियाल, देव, डेग और खड़ायत जाति रखी गई। 6 धरियां भी बनाई गई जिसमें जोशी, पंत, पाठक, भट्ट, झा और तिवारियों को रखा गया। भू राजस्व की बात करें तो 68 प्रकार के कर लिए जाते थे। भूमि विभिन्न थानों में विभाजित थी या उसे थातों में भी कहा जाता है, जिसका प्रधान यतवान हुआ करता था। ये भू राजस्व को राजकोष तक पहुंचाने का कार्य करता था। अब इन्होंने जो किले बनाए उन पर भी चलते चलते नजर डालते हैं। राजबुंगा किला सोमचंद्र ने बनाया जो चंपावत में है। खगमरा किला भीष्मचंद्र ने बनाया, वो अल्मोड़ा में है। लाल मंडी या फोर्ट मोयरा जिसे कहते हैं वो बालो कल्याण चंद्र द्वारा बनाया गया। मल्ला महल भी बालो कल्याण चंद्र द्वारा बनाया गया। सिरमोही किला लोहा घाट चंपावत में है। बाणासुर किला तो एक अत्याचारी दैत्य ने बनाया था जो चंपावत में है। और हम जानते हैं तल्ला महला उद्धोत चंद्र द्वारा बनाया गया। ये थी कुमाऊं के राजवंश चंद्रवंश की कहानी। आपको कैसी लगी हमें अपने कमेंट के द्वारा जरूर बताइएगा। आप सभी से निवेदन है कि यदि आप चंद्रवंश को अच्छे से जानना चाहते हैं या एक कहानी के माध्यम से अपने दिमाग में रखना चाहते हैं तो आपको दोनों भाग देखने चाहिए और बार बार कम से कम 2 या 4 बार सुनना चाहिए ताकि यह आपकी दिमाग में लगातार बैठा रहे। बाकी हम आपसे यही कहेंगे। अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे राजवंश जो होगा गढ़वाल का, गढ़वाल के राजवंश की बात करेंगे। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपने घरों पर रहें। नमस्कार।